हेलो, हेलो। देखिए, आप सूचना दे दी जाए, लाइव क्लास पढ़ रहे हैं, अगर उनका हो तो आप कमेंट लिख सकते हैं। आपको दूसरे दिन जब क्लास चलेगी तो उस समय क्वेश्चनों का जवाब दिया जाए। जैसे कि साइंस में ये हैं, आज सेकंड पीरियड में साइंस पढ़ाते समय क्वेश्चनों को क्लियर किया जाएगा कि आपका आंसर क्या रहेगा। ये आपका एविडेंस एक्ट चल रहा था, यानी कि साक्ष्य विधि चल रही थी। और साक्ष्य विधि में हम लोग ये देख रहे थे कि किसे एविडेंस माना गया है, अर्थात किसे साक्ष्य माना गया है। यहाँ से आपका निश्चित तौर पे एक या दो क्वेश्चन बनता है, आपका दो भी क्वेश्चन बन सकता है, और नहीं तो कम से कम एक क्वेश्चन निश्चित बनता है। इंटरव्यू में भी बनता है और प्री में भी। तो आइए एक एक चीज़ों को देखा जाए कि कौन एविडेंस है और कौन नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन चीज़ें एविडेंस हैं। पहला हम शुरू किए थे कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य, यानी कि डाक द्वारा जो एविडेंस खोजा जाता है, क्या वह आपका रेलेवेंट होगा कि नहीं, पहली बात, यानी कि सुसंगत होगा कि नहीं, अर्थात साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं, और दूसरा कैसा साक्ष्य होगा। तो यही मैं कल शुरुआत भी किया था, फिर एक बार बता दिया जाए। कुत्तों में एक सूंघने की शक्ति होती है, अतः एक चीज को सूंघकर उसका गंध कहाँ दूसरी जगह है वे पहचान लेते हैं। अतः ऐसे कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग देते समय सरकार इन्हें वेतन देती है, और इसलिए देती हैं कि इनका पालन पोषण अच्छे से हो और इनकी ट्रेनिंग भी अच्छे से हो, पैसा मिलता है। अब ये है कि जहाँ तक कुत्ते की बात है, अगर कुत्ता द्वारा साक्ष्य खोजा गया है तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वह एविडेंस के किस सेक्शन में रेलेवेंट होगा, किस सेक्शन में सुसंगत होगा। तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 9 में, यानी कि किस सेक्शन में रेलेवेंट होगा, 9 में। दूसरा जो यूपी एपीओ ने क्वेश्चन बनाया, वह केस भी याद रखना है, कल बताया गया था। अब्दुल रज्जाक वर्सेज स्टेट। अब्दुल रज्जाक बनाम राज्य के वाद में आपका बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 1969 में ये बता दिया कि कुत्ते द्वारा खोजे गए साक्ष्य को साइंटिफिक एविडेंस या वैज्ञानिक साक्ष्य कहा जाएगा। और ये क्वेश्चन दो बार यूपी एपीओ ने बनाया है, गलत न हो। अब कुत्ते द्वारा जो खोजा गया साक्ष्य होता है, वह मजबूत होता है कि कमजोर होता है, नेचर क्या होता है, तो वीक पॉइंट होता है। और केवल कुत्ते द्वारा खोजे गए साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को पनिशमेंट या दंड या दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। जहाँ तक कुत्ते की बात है, अब कुत्ते पर तमाम नियम कायदे हैं, और एक एक करके नियम कायदों को देखा जाए। आपका सामाजिक वे में देखिए, तो कल ही बताया गया था, फिल्मों में भी आपका कुत्ता नाम आता है, समाज में भी नाम आता है,
शोले फिल्म देख सकते हैं कि धर्मेंद्र जी कहते हैं कि बसंती इन कुत्तों के सामने न नाचना। अब आप लोग देखिए, आप लोग ज्ञानी हैं और आपका वकील वर्ग है, तो और बताने की आवश्यकता नहीं है। समाज में गाली भी दी जाती है कुत्ता को लेकर, और जो जीएस में बना है वह बना है कि मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन था, तो डॉग या कुत्ता था, और आज भी यह क्या रह गया, पालतू। दूसरा जो क्वेश्चन आपका यूपी में बना है, यूपी एपीओ में, वह पुलिस एक्ट में जाकर बना है कि पुलिस एक्ट के सेक्शन 1 में, यानी कि पुलिस अधिनियम या पुलिस एक्ट 1861 के सेक्शन 1 में निर्वचन खंड है, इंटरप्रिटेशन क्लाज है। और पुलिस अधिनियम की धारा 1 बताती है ढोर को, ढोर मने एनिमल, एनिमल मने मवेशी, मवेशी मतलब जानवर को परिभाषित करती है। तो क्या कुत्ता पुलिस एक्ट के तहत ढोर में शामिल है कि नहीं? 4 का नाम दिया था, तो कुत्ता ढोर में शामिल नहीं है, अर्थात पुलिस एक्ट के तहत एनिमल में कुत्ते को शामिल नहीं किया गया है। अगला देखिए, कुत्ता के लिए यानी कि डॉग के लिए आईपीसी में 4-5 एंगल से अच्छे से याद रखना है। पहले चोरी का अपराध दिखाया जाए। एक व्यक्ति का इरादा ये है कि उस कुत्ते की चोरी कर ले और कुत्ते को एक बिस्कुट दिखाता है, और इसलिए दिखाता है कि जैसे ही कुत्ता आगे बढ़ेगा हम लेकर कुत्ता को भाग जाएंगे। अभी कुत्ता आगे बढ़ा नहीं, तो ये कौन सा अपराध होगा? अटेम्प्ट टू थेफ्ट होगा। यानी कि ये अपराध चोरी का प्रयास का अपराध होगा। याद रखिए, किसका अपराध? चोरी के प्रयास का। दूसरा जो सबसे टेक्निकल क्वेश्चन पकड़ना है आईपीसी में, जैसे ही कुत्ता एक कदम आगे बढ़ जाए, यानी कि जैसे ही कुत्ता एक पैर आगे उस व्यक्ति की ओर बढ़ा देता है, चोरी का अपराध पूर्ण हो जाता है, क्योंकि थेफ्ट के लिए सामान को लेकर भागना आवश्यक नहीं। ये आपका। इसके बाद आपका एसाल्ट और क्रिमिनल फोर्स में तो हमेशा पूछा जाता है, और यूपी एपीओ, जे बिहार एपीओ, हर एक जगह पूछा गया है। ये क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत न हो। एसाल्ट यानी कि हमला, हमले की परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 350 में दी गई है। अब हमला कब कहलाएगा? देखिए, एक व्यक्ति कुत्ते की मुखबंदी खोलना प्रारंभ करता है ताकि दूसरा व्यक्ति डर जाए, तो अब जैसे ही मुखबंदी खोलना प्रारंभ करता है, यानी कि कुत्ते के मुख में जो जंजीर इत्यादि या पट्टा बांधा गया है उसको खोलना प्रारंभ करता है, तो ये एसाल्ट या हमले का अपराध होगा। और हल्का सा शब्द चेंज कर दे कि झपटवाता है, तो जैसे ही आ जाए कि झपटवाता है, तो ये 350 के तहत, यानी कि धारा आईपीसी की 350 के तहत ये क्रिमिनल फोर्स माना जाएगा, यानी कि आपराधिक बल। फिर एक बार याद रखिए, आपका ज़्यादातर विद्वान और जो पढ़े और गढ़े रहते हैं इसी में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अगर दे की मुखबंदी खोलता है तो कौन सा अपराध कराएंगे? हमला। और दे की झपटवाता है तो कौन सा अपराध करवा देंगे? तो ऐसी दशा में आप आपराधिक बल यानी कि क्रिमिनल फोर्स।
इसके बाद देखिए आपका कह सकते हैं कि इसके बाद जो आता है आपका रिष्टि के लिए पूछा जाता है। मिसचिफ या दोष या रिष्टि यानी कि आईपीसी की धारा 425 से भी क्वेश्चन बना है। आईपीसी के कौन से सेक्शन से? 425 425। देखिए एक व्यक्ति कुत्ते को जान से मार देता है या कुत्ते का पैर तोड़ देता है इत्यादि, तो कौन सा अपराध किया? तो अगर कुत्ते को नष्ट करिए, उसका पैर तोड़िए, तो ये मिसचीफ का अपराध होगा। हिंदी में इसे रिष्टि कहा जाता है और इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है? तो आपका जवाब रहेगा आईपीसी के सेक्शन 425। अगला देखिए, अब आईएएस में ये ला में क्वेश्चन बना है कि यदि कुत्ता एक बार काट दे तो क्षम्य है और यदि शेर एक बार काट ले तो क्षम्य नहीं है। ये क्वेश्चन शुद्ध रूप से आपका टाट या अपकृत्य का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को लिखते समय आपका वो तो आगे टाट में आपको पढ़ना है, लेकिन फिर एक बार क्वेश्चन देखिए, ये आईएएस मेंस में भी बना है कि अगर कुत्ता एक बार किसी को काट ले तो क्षम्य है, लेकिन शेर काट ले तो क्षम्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कुत्ते को खतरनाक या डेंजरस जानवर में नहीं रखा गया है, जबकि शेर को डेंजरस जानवर में रखा गया है। आइए आपका एविडेंस का सेक्शन 14 जरूर पढ़िएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है मन की दशा। देखिए मन की दशा को इत्यादि को एविडेंस की धारा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में यानी कि 14 में सुसंगत बनाया गया है। अब मन की दशा विशिष्ट या स्पेसिफिक होनी चाहिए, जनरल नहीं होनी चाहिए और कुत्ते के मामले में और सतर्क रहना है। एक उदाहरण यहाँ अच्छे से देखिए, जो लगातार कंपटीशन में पूछा जा रहा है वही मैं बता रहा हूँ। एक के पास 50 कुत्ते हैं और 50 कुत्ते लोगों को क्या करते रहते हैं? काटते रहते हैं 50। तो क्या इस बात का एविडेंस दिया जा सकता है कि ए इन कुत्तों के प्रति उपेक्षावान है? नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह ए के मन की जनरल कंडीशन है, सामान्य दशा है। लेकिन कुत्ता नंबर 1 यानी कि कुत्ता नंबर 1 यानी कि जो पहला कुत्ता है वह बी को भी काटा है और बी ने किससे शिकायत की है? ए से। और यही कुत्ता नंबर 1 किसको काटा? सी को। और सी किसके खिलाफ मुकदमा किया है? उपेक्षा के लिए ए के खिलाफ। तो यहाँ जो ये एक ही वही कुत्ता बार बार लोगों को काट रहा है, तो ये जो जिन लोगों को पहले काट चुका है वह साक्ष्य रेलेवेंट होगा मन की दशा के रूप में, अर्थात ए उस पर्टिकुलर कुत्ते के बारे में नेग्लिजेंस बरता, देख रेख में क्या बरता है? असावधानी। इस प्रकार आपका एक और बता दिया जाए तब कुत्ता समाप्त किया जाए। यदि कुत्ते को न्यायालय में पेश किया जाता है सशरीर, तो ये कौन सा एविडेंस कहलाएगा? ये पूछ सकता है नया क्वेश्चन। तो देखिए भारत में तो ये आपका कुत्ते को सशरीर पेश किया गया। तो जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड में अगर भौतिक पदार्थ को न्यायालय में पेश किया जाता है तो उसे थर्ड कैटेगरी का साक्ष्य या रियल एविडेंस
या भौतिक साक्ष्य माना जाता है, लेकिन भारत में आपका इसे ओरल एविडेंस की तरह साबित किया जाता है और सेक्शन 60 का परंतुक नंबर सेकंड में बताया था, यानी कि कुत्ते को सशरीर पेश कर दीजिए न्यायालय में तो इसे इंग्लैंड में रियल एविडेंस माना जाएगा। ये बता मैं चुका हूँ साक्ष्य के प्रकार में। अब ये कुत्ता पर समाप्त हुआ कि कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य। एक क्वेश्चन आपका चांस रहता है। अब दूसरा पॉइंट देखा जाए। दूसरा पॉइंट हमें देखना है पक्षकारों द्वारा की गई स्वीकृतियां। क्या पक्षकारों द्वारा की गई स्वीकृतियां या एडमिशन क्या एविडेंस मानी जाती हैं कि नहीं, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो जब भी आप एडमिशन पढ़िएगा, आपका पहला पढ़ना है सीपीसी का आर्डर 12 पढ़ना है। इसके बाद आपका साक्ष्य अधिनियम में जब आप एडमिशन पढ़ेंगे तो 17 से लेकर 31 तक पढ़ेंगे। फिर आपका 17 से लेकर 31 तक पढ़ेंगे और फिर आपका 115, 116 और 117 पढ़ना है। यानी कि देखिए फिर एक बार बताया जाए, जो पार्टी द्वारा पहले स्वीकृतियां देखिए एडमिशन होता क्या है, किसी तथ्य को स्वीकार कर लेना ही या किसी फैक्ट को एक्सेप्ट करना एडमिशन कहलाता है। जैसे कि ए इस बात को स्वीकार करता है कि वह बी को 5,000 रुपया उधार दिया है या बी से 5,000 रुपया उधार लिया या बी से 5,000 रुपया उधार लिया है, ये एडमिशन होगा। अब ये जो एडमिशन है आपका रेलेवेंट होगा कि नहीं, यानी कि साक्ष्य माना जाएगा कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा माना जाएगा। और आपका एडमिशन के बारे में प्रावधान जो किया गया है सेक्शन 17 से लेकर एविडेंस के 31 तक किया गया है और एडमिशन का इफेक्ट 31 में है। तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है और पक्षकारों द्वारा की गई स्वीकृतियाँ साक्ष्य मानी जाएंगी। इसके बाद आपका माने अगला आता है डी मैनर ऑफ द विटनेस। डी मैनर ऑफ द विटनेस साक्षी की भावभंगी। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बना है। लगभग हर एक राज्य, मैं बता दूं, ये क्वेश्चन पीटी में लगातार बना रहा है। साक्षी की यानी कि साक्षी की भावभंगी। भावभंगी दी मैनर ऑफ द विटनेस साक्षी की भावभंगी। आपका एक देखिए क्वेश्चन का मॉडल ही हम बताएंगे, यहाँ अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसको हमें सीआरपीसी में भी कोरिलेट करना है, साक्ष्य अधिनियम में भी कोरिलेट करना है और आपका सीपीसी में भी कोरिलेट करना है। सीपीसी में भी हमें इसे कोरिलेट करना है। इसको आपका अच्छे से देखना है। देखिए पहले क्वेश्चन का मॉडल बता दिया जाए। क्वेश्चन का मॉडल ये बना है, यूपीएपीओ में कोरिलेट करके बना है।
कि निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ या किन प्रावधानों के तहत साक्षी का आचरण या कंडक्ट या भावभंगी या डीमैनर रेलेवेंट बनाया गया है। और ये जो आपका कई कानून में पूछा गया है तो उपर्युक्त सभी उसका जवाब होगा, लेकिन आपका पक्षकारों के माने गवाहों के हाव भाव, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई विटनेस गवाही दे रहा था तो रो रहा था कि हंस रहा था कि चवन्नी मुस्की काट रहा था कि आंखें तरेर रहा था, ये जो हाव भाव होते हैं ये एविडेंस माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। और इसको अलग से प्रावधान किया गया है हर एक कानून में। और इसी में आपका टीयर्स वाला केस यानी कि आंसू वाला केस पूछा जाता है, उस केस को भी हम बताएंगे। आंसू वाला केस यानी कि आपका बुलबुला चूना, इसको भी हम बताएंगे। लेकिन पहले कानूनों पर विचार किया जाए। सीआरपीसी ये कई बार क्वेश्चन उत्तराखंड, यूपी, आपका कह सकते हैं एमपी, आपका झारखंड और बिहार में पूछा जा चुका है। इसको अच्छे से तैयार रखिए कि सीआरपीसी की किस धारा में साक्षी की भावभंगी डिमैनर ऑफ विटनेस का प्रावधान किया गया है। तो सीआरपीसी की धारा है 280 यानी कि 280, रट कर जाइएगा, ये सब रट्टू तोता जैसे रटना है। एविडेंस की धारा 8 में आपका कंडक्ट प्रीवियस या सबसीक्वेंट यानी कि घटना का पूर्ववर्ती आचरण या घटना का पश्चातवर्ती आचरण रेलेवेंट बनाया गया है। तो आपका भावभंगी कहाँ दिया गया है एविडेंस में, तो आपका क्या जवाब रहेगा, क्या जवाब रहेगा कि सेक्शन आपका 8 सीपीसी में आ जाइए। जो गवाहों के डीमैनर होते हैं सीपीसी के आदेश 18 के रूल 12 में यानी कि सीपीसी के, ये भी आपका पूछा जा सकता है। यहाँ चांस पूरा है पूछने का, थोड़ा सतर्क रहना है क्योंकि कुछ नए क्वेश्चन आपको इजाद करने ही होंगे जो आज तक कहीं पूछे नहीं गए हैं। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और हो सकता है कि ये क्वेश्चन अब आगे आ जाए, तो रटे रहना है सीपीसी के आर्डर 18 के रूल 12 में यानी कि सीपीसी के आदेश 18 के नियम 12 में आपका गवाहों की भावभंगी या डीमैनर को के बारे में प्रावधान किया गया है। जैसे ही आप डीमैनर पढ़िए, आपका थोड़ा बहुत सतर्क एक केस से रहना है। अगर आ जाए तो उपर्युक्त सभी मारिए, अलग अलग आए तो अलग अलग। अब एक केस पढ़ना है, पलविंदर कौर का केस, जरूर याद रखिएगा। पूछा गया है आंसू वाला केस कौन सा है, टीयर्स वाला केस। पलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के राज्य में जब पलविंदर कौर बयान दे रही थी तो लगातार उसके आंख से आंसू बह रहे थे। इसीलिए इस केस का उपनाम आंसू वाला केस कह दिया गया। जैसे आपका देख सकते हैं, आपका राम रहीम बाबा पर देख सकते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण है जब राम रहीम बाबा जेल गए और उसके बाद उनकी प्रिय शिष्या हाँ, जब उनकी प्रिय शिष्या हनीप्रीत पकड़ी गई तो उसके भी आंख से लगातार आंसू गिर रहे थे।
देखिए आगे भाई आपका ये डी मैनर ऑफ विटनेस बताया गया। इसके बाद आपका जुडिशियल नोटिस, यानी कि जिन फैक्टों के बारे में कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेता है, यानी कि न्यायिक अवेक्षा करता है, न्यायिकतः सूचना लेता है, क्या वे एविडेंस होते हैं कि नहीं, ये अब समस्या आई। देखिए जब भी जुडिशियल नोटिस पढ़िएगा, आपका जुडिशियल नोटिस के लिए या न्यायिक अवेक्षणीय तत्व तथ्य के लिए आपको एविडेंस की धारा 56 कवर करनी पड़ेगी और 57। देखिए सेक्शन 56 बताता है कि जिन तथ्यों की न्यायालय जुडिशियल नोटिस लेता है उन्हें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय में उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। 57 एविडेंस का उन 13 तथ्यों का उल्लेख करता है, 13 फैक्ट्स को बताता है जिनकी जुडिशियल नोटिस या न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी। तो समस्या ये आई कि जो ये जुडिशियल नोटिस होता है, क्या यह एविडेंस माना जाता है कि नहीं माना जाता है। याद रखिए एविडेंस यह भी माना जाता है। अब एक लाइन में जुडिशियल नोटिस बता दिया जाए, कुछ ऐसे तथ्य हैं या कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसे न्यायालय स्वतः जानने के लिए बाध्य होता है, स्वतः स्वीकार करने के लिए बाउंड होता है और उनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी को हम जुडिशियल नोटिस कहते हैं। अगला देखिए अब आपका अगला आपका आता है अभियुक्त से किए गए प्रश्न और अभियुक्त का जवाब। यानी कि अगर किसी एक्यूज्ड से न्यायालय प्रश्न करता है और ऐसी दशा में वह एक्यूज्ड उसका उत्तर देता है, तो क्या एक्यूज्ड द्वारा या अभियुक्त द्वारा जो उत्तर दिया जा रहा है उसे एविडेंस माना जाएगा कि नहीं, ये समस्या है। तो इसके लिए सीआरपीसी का सेक्शन 313 जोड़कर पढ़िएगा। कौन सेक्शन पढ़ेंगे इसके लिए? सीआरपीसी का सेक्शन 313। न्यायालय एक्यूज्ड या अभियुक्त से प्रश्न पूछता है तो क्या यह एविडेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रावधान कहाँ किया गया है तो सीआरपीसी के किस सेक्शन में? 313 313। अगला आ जाइए। अब अगला हमें चलना है शिनाख्त। शिनाख्त की कार्यवाही। शिनाख्त मने आइडेंटिफिकेशन। देखिए आपका शिनाख्त की कार्यवाही खूब पूछा जाता है। शिनाख्त की कार्यवाही या आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है या इसी को पहचान कहा जाता है। पहचान की कार्यवाही या इसी को अनन्यता कहा जाता है। फिर एक बार याद रखिए, शिनाख्त भी कहा जाता है, पहचान भी कहा जाता है और इसी को अनन्यता भी कहा जाता है। अब जो शिनाख्त की कार्यवाही होती है इसके लिए कौन कौन से सेक्शन आपको कवर करने हैं और शिनाख्त की कार्यवाही क्या होती है थोड़ा बहुत हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन शिनाख्त की कार्यवाही साक्ष्य होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहले सेक्शन हम लिख देते हैं
जब भी शिनाख्त या पहचान या आइडेंटिटी पढ़िए, आपका साक्ष्य अधिनियम की धारा, एविडेंस की धारा 9/80 पढ़ना है। यानी कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 भी पढ़ना है और इसी के साथ रीड विथ कौन सी धारा पढ़नी है? 80। इसके साथ आपका सीआरपीसी में भी पढ़िएगा। सीआरपीसी की धारा 54A रीड विथ आपका 291A। फिर एक बार देखिए, इसको अच्छे से खूब पूछा जाता है, आपका इसमें कोई शक नहीं है। हर एक राज्य में ये क्वेश्चन आया है, तो आप कोरिलेशन थोड़ा ज़बरदस्त करिए ताकि कहीं से भी कोई गलती होने की संभावना न रहे। देखिए, आपका जो पहचान या अनन्यता या शिनाख्त का मतलब क्या हुआ? शिनाख्त का मतलब आपका हुआ ये कि वही व्यक्ति हैं जिसे आपका सोचा गया था, यानी कि यह वही व्यक्ति हैं जिसने अपराध को कारित किया। यहाँ तक कि अब आगे हम डिटेल में बताएंगे सेक्शन 9 में। जहाँ तक शिनाख्त की कार्यवाही की बात है, आपका 54 आपका शिनाख्त की कार्रवाई पूछा गया है, इन्वेस्टिगेशन का भाग होती है, यानी कि अन्वेषण का भाग होती है। इसका एविडेंशियल वैल्यू क्या होता है? तो कार्बोरेटिंग नेचर का संपोषक साक्ष्य होती है। फिर आपका शिनाख्त की कार्यवाही किस सेक्शन में एविडेंस के सुसंगत होगी? सेक्शन 9 में। और जो शिनाख्त की कार्यवाही का डॉक्यूमेंट यदि न्यायालय में पेश किया जाता है तो सेक्शन 80 के तहत न्यायालय यह प्रिजम्पशन करेगा, उपधारणा करेगा, अनुमान निकालेगा कि यह कार्यवाही सही थी और दस्तावेज भी क्या है? सही। अभी पिछली बार बीएचयू एलएलएम में सीआरपीसी की धारा 54 पूछी गई थी और क्वेश्चन ये बना था कि शिनाख्त की कार्रवाई किसके द्वारा संपादित की जा सकती है? सीआरपीसी के तहत। तो यूपीजे में एक तो सेक्शन बना है 54 कौन? ए। तो कौन सीआरपीसी के तहत इस धारा में आपका सक्षम है पहचान परेड की कार्रवाई संपादित कराने के लिए? तो मजिस्ट्रेट मार्क कराइएगा। कौन? यही बीएचयूएलएलएम में पूछा भी गया था। कौन? मजिस्ट्रेट। और 291A सीआरपीसी बताती है कि जिस मजिस्ट्रेट ने शिनाख्त की कार्यवाही कराई थी, यदि न्यायालय चाहें तो उसे साक्षी के रूप में बुलाकर और साक्ष्य ले सकता है। ये भी सतर्क रहना है। तो शिनाख्त की कार्यवाही हो गई। इसके बाद आइए सीसीटीवी कैमरा, इस समय बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है और ये क्वेश्चन पिछली बार उत्तराखंड प्री में बना है, गलत न हो। ये क्वेश्चन फिर बता दिया जाए, अब आ सकता है यूपी इत्यादि राज्यों में सीसीटीवी कैमरा, जो सीसीटीवी कैमरे में बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, क्या उसे हम एविडेंस मानेंगे कि नहीं? और एविडेंस मानेंगे तो कौन सा एविडेंस माना जाएगा? ये दो बातें हैं। और केस याद रखिएगा, टोमासो बूनो, टोमासो बूनो वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य। ये केस है आपका 2015 का, यानी कि
2015 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। फिर एक बार देखिए, टोमासो बूनो वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस में उच्चतम न्यायालय ने 2015 ईस्वी में सीसीटीवी कैमरे को एविडेंस माना। और ये कौन सा एविडेंस होगा? ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आएगा। तो भाई अब पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैसा एविडेंस है? तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख दस्तावेजी साक्ष्य माना जाता है। इसको अच्छे से टोमासो बूनो का केस रट कर जाइए। उत्तराखंड जे में पिछली बार यह क्वेश्चन आ चुका है। जैसे ही आप कह सकते हैं कि ये केस पढ़िए, तुरंत आपका 2-3 नियमों को और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक को देख लेना है। और इलेक्ट्रॉनिक में जो बातें देखनी हैं वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखनी है। तुरंत आपका 2-3 नियम यही इलेक्ट्रॉनिक वाले समाप्त कर देने हैं। जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, क्या यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो बातें कही जा रही हैं, क्या इसे एविडेंस माना जाएगा कि नहीं? तो आपको हम बता दें कि इस महामारी के काल में ज़्यादातर न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ही चल रहे हैं और इसे निश्चित रूप से साक्ष्य माना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जाएगा, दस्तावेजी साक्ष्य माना जाएगा और कानून में तमाम जगहों पर इसे साक्ष्य के रूप में मान्यता दे दी गई है। लेकिन आपको केस याद करना पड़ेगा और केस हम बता रहे हैं जहाँ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एविडेंस माना गया। केस रट कर जाइए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज डॉक्टर प्रफुल्ल। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज डॉक्टर प्रफुल्ल। डॉक्टर प्रफुल्ल का केस है, इसको अच्छे से तैयार रखना है। ये 2005 का केस है, 2005 का सुप्रीम कोर्ट का। और इस केस में जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा साक्ष्य लिया जाता है, इसे न्यायालय ने एविडेंस माना। याद रखिएगा केस, फिर एक बार हम बता दें, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज डॉक्टर प्रफुल्ल के बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एविडेंस माना गया। इसी के साथ आपका तीसरा जो व्यू हमें देखना है वह टेप रिकॉर्डर। ये जो क्वेश्चन टेप रिकॉर्डर वाला है, ये हर एक राज्य में टेप रिकॉर्डर, जो टेप रिकॉर्डर हैं या मोबाइल में रिकॉर्डर हैं, इसका क्या किया जाए? क्या इसे एविडेंस माना जाए कि नहीं? और आपका इस पर आपका हम चर्चा करेंगे। और इसको तो और अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये जो हम बताएंगे यूपी एपीओ में इस बार आया, यूपी जे में भी आ गया, उत्तराखंड में भी आ गया। यानी कि वर्तमान में जो 3-4 राज्यों में पिछले एग्जाम हुए हैं, किसी न किसी एंगल से ये क्वेश्चन आया ही है। तो चाहे केस आ जाए और चाहे सेक्शन आ जाए, तो भाई आपका
अच्छे से टेप रिकॉर्डर तैयार करना है केस सहित। एक क्वेश्चन चांस रहता है। देखिए, पहले हम केस लिखवाते हैं टेप रिकॉर्डर पर, और 2-3 केस आप याद रखिए। वैसे जो लीडिंग केस हैं वह मलकानी का केस है। अब कैसे पूछा जाता है इसको हम बताएंगे, लेकिन पहले आपका 2 केस लिख लीजिए, तब आगे बढ़ा जाए। देखिए, टेप रिकॉर्डर पर 2 केस याद रखिए। आर एम मलकानी, आर एम मलकानी वर्सेज, लिख लीजिए, आर एम मलकानी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य का केस है ये 1973 का सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा केस है रामा रेड्डी वर्सेज बीबी गिरी, रामा रेड्डी वर्सेज बीबी गिरी, 1971 का है सुप्रीम कोर्ट का। वैसे अब तक के इतिहास में जो क्वेश्चन बना है वह आपका मलकानी पर ही क्वेश्चन बना है। टेप रिकॉर्डर एविडेंस में मान्य है कि नहीं, तो आप कहेंगे हैं। टेप रिकॉर्डर आपका किस केस में टेप रिकॉर्डर को रेलेवेंट माना गया, तो मलकानी का ज़्यादा पूछा जाता है। रट कर जाइए, मलकानी मलकानी मलकानी, यानी कि जैसे ट्रिपल तालाक में 3 बार बोला जाता है, मैं तुम्हें तालाक 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 देता हूँ, उसी प्रकार 3 बार रट कर जाइए, मलकानी मलकानी मलकानी, ताकि दिमाग में एकदम क्या हो जाए, बैठ जाए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, टेप रिकॉर्डर से संबंधित कौन सा केस है, मलकानी। फिर आपका टेप रिकॉर्डर किस सेक्शन में सुसंगत है, रेलेवेंट है, तो सेक्शन 6, ये उत्तराखंड पूछा। किस सेक्शन में, रेस जेस्टे, यानी कि एविडेंस के किस सेक्शन में, 6 में। फिर आपका पूछा गया कि टेप जो रिकॉर्डर है ये कैसा साक्ष्य है, ओरल एविडेंस माना जाएगा कि डॉक्यूमेंट्री, तो ये ओरल नहीं बल्कि क्या है, डॉक्यूमेंट्री। तो डॉक्यूमेंट्री में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में आता है, और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कैसा साक्ष्य है, दस्तावेजी। याद रखिए। अब टेप रिकॉर्डर लास्ट में हम आपको बताते हैं। टेप रिकॉर्डर एविडेंस में तभी प्रयोग किया जाएगा जब कुछ बातें कोर्ट में माने साबित की जाए। पहली बात यह है कि जिस समय बातचीत हो रही थी उसी समय वह आवाज रिकॉर्ड की गई हो, पहला। बाद में पहले नहीं, जिस समय क्या हो रही है। और देख ही रहे हैं पेगासस के मामले में इस समय कितना हंगामा मचा है, यही रिकॉर्ड के ही लेकर। दूसरा, आवाज पहचानी जा सकती हो, आवाज किसकी है ये पहचानी जा सके। तीसरा, टेप से छेड़छाड़ न की गई हो, यानी कि टेप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, प्योर हो, छेड़छाड़ नहीं। क्योंकि आजकल क्या कर रहे हैं लोग, आवाज किसी और का, शरीर किसी और का, चेहरा किसी और का। और आप देख सकते हैं जो ये अश्लील वीडियो बन रहा है, और तमाम ने आपका एक्टर फंसे भी हैं, इसमें भी मिक्सिंग करते हैं लोग। चेहरा किसी और का, शरीर किसी और का, बॉडी किसी और की, आँख किसी और की, सिर किसी और का लगा देते हैं और आपका मिक्स कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, यानी कि टेप से छेड़छाड़ न की गई हो। और टेप में जो बातें हैं या तो वह विवादक तथ्य से जुड़ी हो या रेलेवेंट फैक्ट हो, यानी कि जो विवाद चल रहा है वह टेप की बातें उसी से क्या हो, रिलेटेड, फालतू नहीं।
ये नहीं कि हाल चाल पूछ रहा था गांव गिरान का ये सब नहीं। तो आपका चार बातें साबित करनी है। एक लास्ट में उदाहरण बता दिया जाए और उदाहरण आपका मुलायम जी पर देखा जाए। देखिए आपका कहावत भी कही जाती है कि अगर बच्चा छोटे पर जिद करे तो कुछ जिद को पूरा कर दीजिए, नहीं तो बड़े होने पर हो सकता है कि जब सक्षम हो जाए तो अपनी जिद स्वयं वह पूरी कर ले। ये कहावत आपका मुलायम जी पर भी बैठती है कि अखिलेश जी ने, यानी कि हमारे आपका बबुआ ने आपके पिताजी से अपने साइकिल मांगी, पिताजी छोटे पर नहीं दिए तो बड़े पर बबुआ ने साइकिल पिताजी से ले ली। तो हमारे हिसाब से बबुआ ने कोई अनैतिक कार्य नहीं किया, क्योंकि ये इच्छा कब पूरी कर देनी चाहिए, छोटे पर। तो उसी पर उदाहरण देखा जाए, अखिलेश जी की सरकार थी और आपका मुलायम जी ने अमिताभ ठाकुर को आईपीएस को फ़ोन किया और फ़ोन करके धमकाया। तो अमिताभ ठाकुर ने आपका उनकी आवाज़ टेप कर ली और उनके खिलाफ मुकदमा करने गए तो नहीं हुआ एफआईआर। कंप्लेंट या परिवाद किए तो न्यायालय ने आपका वॉइस सैंपल के लिए भेजा, यानी कि लाइब्रेरी में अब मुलायम जी की आवाज़ टेप में है कि नहीं, अब ये पहचानना पड़ेगा। इसके लिए कहाँ भेजा जाएगा इनकी आवाज़? आपका लेबोरेटरी में, आपका हैदराबाद तमाम जगह हैं जहाँ की आवाज़ का नमूना क्या किया जाएगा, टेप की आवाज़, और इनकी आवाज़ मिलाई जाएगी। क्योंकि राजू श्रीवास्तव और अन्य जैसे लोग मुलायम जी की भी आवाज़ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और हो सकता है किसी को क्या करें, फंसा दें। तो अभी आपका 10 मिनट बाद जूरिस्प्रूडेंस चलेगा, साक्ष्य को आगे कल बढ़ाया जाएगा। 10 मिनट बाद आपका क्या चलेगा, जूरिस्प्रूडेंस। धन्यवाद।